बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। मैं शिखा स्वरूप आप सभी किसान भाई बहनों का कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे किसान भाई बहन मिट्टी को सींच कर फल उगाते हैं, फूल उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं और उगाते हैं गेहूं और धान और बन जाते हैं हमारे देश किसान। इसीलिए तो हम अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से उनको हर वो जानकारी देते हैं जिससे उनकी खेती किसानी बेहतर हो सके और थोड़ी आसान हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। झारखंड बिरसा हरित ग्राम योजना है लाभकारी। मवेशियों को खुरपक्का मुंहपक्का रोग से बचाने के लिए करवाएं टीकाकरण। लार छुड़ाने के लिए उत्तम यंत्र है दावली। राज्य में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए झारखंड बिरसा हरित ग्राम योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 2 लाख एकड़ भूमि पर फलदार बीज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी प्रत्येक जिले में लगभग 1400 एकड़ भूमि पर झारखंड बिरसा हरित ग्राम योजना तहत आम, अमरूद, नींबू सहित अन्य फलदार पौधे लगाकर बागवानी किया जाएगा। इस योजना के लाभुक किसान परिवारों को 3 वर्ष बाद 50,000 रुपया की वार्षिक आय प्राप्त होगी। बरसात के मौसम में पाले गए मवेशियों में प्रमुख रूप से खुरपक्का मुंहपक्का रोग लगते हैं। ये रोग मवेशियों में ना लगे इसके लिए टीकाकरण सबसे अच्छा उपाय है। वर्ष में 2 बार पशुओं को खुरपक्का मुंहपक्का रोग का टीका लगवाकर बहुत जरूरी होता है। एक बरसात में और एक जाड़े में। ये रोग विषाणु जनित होते हैं और बहुत तेजी से दूसरे पशुओं में फैलते हैं। रोग हो जाने की स्थिति में इलाज कठिन होता है, इसलिए बचाव आवश्यक है। मसालों में मिर्च हमारे झारखंड में प्रमुख रूप से उपजाई जाती है। वर्तमान समय में मिर्च की पूसा ज्वाला, स्वर्ण तेजस्वी नामक प्रभेदों की बुआई कर कृषक लाभान्वित हो सकते हैं। मिर्च की एक किस्में झारखंड की मिट्टी जलवायु में अच्छा उत्पादन देने में प्रख्यात है। पूसा ज्वाला और स्वर्ण तेजस्वी ये मिर्च के वैसे प्रभेद हैं जो झारखंड की जलवायु और मिट्टी में बेहतर उपज देते हैं। इनके 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 80 से 100 क्विंटल हरा मिर्च प्राप्त किया जा सकता है। बोदी की फसल में इन दिनों जैसिड या ब्लैक एफिड कीट लगते हैं। फल के पास काला धब्बा दिखाई देना इस कीट के लक्षण है, जिससे फसल की गुणवत्ता को नुकसान होता है। इन कीटों के नियंत्रण के लिए मेलेथियान या रोगन नामक दवा का छिड़काव करना चाहिए। दवा की 2.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर 15 दिनों के अंतराल पर खेत में 2 से 3 बार छिड़काव करने से इन कीटों से निजात पाई जा सकती है। दावली एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से लाह लगी टहनियों से लाह को आसानी से छुड़ाया जा सकता है और यह उपकरण लाह को बर्बाद भी नहीं होने देता। इसके इस्तेमाल से कृषक अपना समय और मेहनत दोनों बचा सकते हैं। इस छोटे से उपकरण का नाम है दावली। लाह लगी टहनियों से लाह छुड़ाने के लिए इसका निर्माण किया गया है। हाथों से या पारंपरिक औजारों से लाह छुड़ाने में समय और मेहनत दोनों ज़्यादा लगते हैं। इस दावली नामक उपकरण की सहायता से एक दिन में लगभग 8 किलो लाह टहनियों से छुड़ाया जा सकता है। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना संक्रमण पूरी तरह से समाप्त हो, इसलिए कोरोना का टीका अवश्य लें। साथ ही दोनों डोज लेने के बाद टीके का बूस्टर डोज भी लेना जरूरी है। संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें ताकि कोरोना बीमारी जल्द से जल्द पूरी तरह समाप्त हो सके। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।
तो किसान भाई बहन, अभी आपने देखा कृषि समाचार में तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो पशुपालन करते हैं और डेयरी व्यवसाय भी करते हैं। तो जो भी किसान भाई बहन डेयरी व्यवसाय करते हैं उसमें दुधारू पशुओं की देखभाल करना बेहद ज़रूरी होता है। हर मौसम में दुधारू पशुओं में बहुत तरीके की बीमारियां भी होती हैं जिसका निदान करना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आज हम आपको जानकारी देंगे कि बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं में होने वाली बीमारी और उससे उनका बचाव कैसे किया जाए। चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी। बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं का खास ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि इस मौसम में पशु बरसाती चारा खाते हैं और बरसाती पानी पीते हैं। इसके कारण उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं जो कि उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। इसी के चलते दुधारू पशुओं में दूध का उत्पादन घट जाता है, साथ ही मादा पशुओं में प्रजनन क्षमता भी कम हो जाती है। आज हम आप पहुँचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र दुमका में और हमारे साथ हैं के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं में कौन कौन सी रोग होती है। सर आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान। सर बरसात की बात करते हैं, दुधारू पशुओं की बात करते हैं तो मुख्य तौर पर कौन कौन से रोग होते हैं दुधारू पशुओं में? जी ऐसा तो बरसात का मौसम काफ़ी सुहावना होता है, स्वास्थ्यवर्धन के लिए अच्छा होता है, लेकिन उसके साथ साथ ही पशुओं में खास करके दुधारू पशुओं में बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनके कारण पशुपालकों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है।
तो इसमें जो सबसे पहला जो हमारा बीमारी है वो है फुट एंड माउथ डिजीज, खुरपका मुंह पका रोग है। और इसमें किसान बंधु इस रोग से भली भांति परिचित होंगे कि उनके मुंह में छाले पड़ जाते हैं, उनके जो दोनों खुर के बीच के स्थान होते हैं उसमें छाले पड़ जाते हैं, और ये छाले पड़ने के बाद जो अल्सरेटिव वुंड के रूप में तैयार हो जाते हैं और उनमें से काफ़ी दर्द का अनुभव होता है, लार गिरते हैं जो कि काफ़ी झागयुक्त लार होते हैं, और पशुओं खाना पीना छोड़ देते हैं। हालांकि इसमें पशुओं में मृत्यु दर तो काफ़ी कम होती है, लेकिन आर्थिक नुकसान काफ़ी ज़्यादा पशुओं को उठाना पड़ता है। आर्थिक नुकसान का मतलब है कि अगर पशु 10 किलो दूध दे रही है तो वो 4-5 किलो दूध पर आ जाती है या उससे भी कम हो जाती है, और हमेशा के लिए लगभग इसका दूध ख़त्म हो जाता है। उसी प्रकार अगर बैल काम करने वाले हैं, जहाँ 6 से 8 घंटा वो अपना हल के रूप में जोत रहे हैं, तो वो 2 से 3 घंटा में थक जाते हैं, मतलब शरीर उनका काफ़ी टूट जाता है। तो और अगर गर्भ से है गाय तो हो सकता है कि गर्भपात भी हो जाए, तो ये सब नुकसान उठाना पड़ता है। तो जो दुधारू पशु हैं, खास करके अच्छे दूध देने वाले या अच्छे काम करने वाले पशु हैं, बैल हैं, उनको इस रोग से बचने के लिए आप टीका, FMD का, खुरहा का टीका आप साल में 2 बार ज़रूर से ज़रूर लगाएं, खास करके फरवरी मार्च में और अक्टूबर में। अतः उनको बरसात से पहले ही पशुओं के डॉक्टर द्वारा गलघोंटू, लंगड़ा बुखार, देवी रोग, खुरपका मुंहपका आदि रोगों के विरुद्ध टीके लगवाने चाहिए। बरसात में उनके पेट में कृमि हो जाती है, अतः उनके नियंत्रण हेतु अल्बेंडाजोल या पेनाक्यूर नाम की दवा डॉक्टर की सलाह लेकर उचित मात्रा में खिलाएं। गला घोटू में जो गला होता है वो काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है, और गला फूलने के साथ साथ बुखार काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, 106-160 डिग्री तक बुखार चला जाता है। पशु खाना पीना छोड़ देते हैं और गले में सूजन आने के चलते श्वसन संबंधी विकार पैदा होता है, सांस नहीं ले पाते हैं और पशु का दम घुट के लगभग 80 से 90% तक पशु इसमें मौत के मुंह में चली जाती है। तो ये भी काफ़ी खतरनाक बीमारी है, और इस बीमारी से गला घोटू से बचने के लिए पशुपालकों को चाहिए कि वे समय रहते टीका इसका ज़रूर से ज़रूर अपने पशुओं में लगा लें। ये तो आपने टीकाकरण की बात कही कि टीकाकरण जो है बचाव के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जी। जो 2 रोग आपने बताया, टीकाकरण की बात करते हैं तो किस समय टीकाकरण कराना चाहिए? जी, ये बरसात आने से पहले आप जून जुलाई के प्रथम सप्ताह तक आप इसको अपने पशुओं में टीका ज़रूर से ज़रूर साल में 1 बार लगवा लेना चाहिए। और ये भी इसके अलावा एक और जीवाणु जनित बीमारी होती है जिसका नाम है लंगड़िया, और लंगड़िया में जिसको होता है कि ब्लैक क्वार्टर इंग्लिश में बोलते हैं, ये पीछे जो मांस है, मसल्स रीजन है, पैर में सूजन आ जाती है, वहाँ मांस गल जाता है, उसमें मवाद भर जाता है, सड़न होने के चलते बुखार हो जाता है और उसकी जहर जो होती है वो पूरे शरीर में फैल जाती है, और जिसके चलते पशुओं की अकाल मौत हो जाती है। तो पशुपालकों को भी चाहिए कि इस रोग से बचाव हेतु अपने पशुओं में बरसात से पहले अपना टीका जरूर लगा लें। विशेषज्ञ कहते हैं कि बरसात के मौसम में थनों की बीमारी भी अधिक प्रचलित होती है। पशु थनैला रोग की चपेट में आ जाते हैं। थनैला रोग फैलने का प्रमुख कारण साफ सफाई का अच्छी तरह से ना होना होता है। अतः इसे टालने के लिए बचाव के तौर पर साफ सफाई रखें। जहां दूध दोहन करते हैं वहां का फर्श साफ रखें। बरसात के मौसम में जैसे कि अभी जैसे हरा चारा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ जा रहे हैं, और उसमें हरा चारा के साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि उसमें चूँकि भीग जाते हैं तो सड़न भी पैदा हो जाती है, फफूंद लग जाते हैं, और उस फफूंद जनित सड़े हुए खाने को खाने से या अधिक ये बेकार खाना खाने से हो सकता है कि उसमें गर्भपात की समस्या भी आ सकती है। इसके अलावा और भी सारी बीमारी हैं। थनैला काफ़ी ज़्यादा पशुओं में देखा जाता है बरसात के मौसम में, जो कि आप देखते हैं कि थन में उसमें वायरस या बहुत सारे जो प्रोटोजोआ हो या बैक्टीरिया हो वो अंदर कर जाते हैं, जिसके चलते बाँट खराब हो जाता है, और बाँट खराब होने के चलते हमारे दुधारू पशुओं को नुकसान होता है। तो पशु पालकों को चाहिए कि थनैला से बचाव के लिए धोने से पहले और धोने के बाद 1% पोटासियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन से बाँट को ज़रूर धोएं, और पशु जब दूह लेते हैं तो उसको तुरंत बैठने ना दें। बैठने से क्या होता है कि इन्फेक्शन वो
असेंडिंग इन्फेक्शन वो शरीर के अंदर चला जाता है। तो थैलेला से बचाव होने के लिए भी आपको ध्यान देना है और सूखा उसका रहने का स्थान ज़रूर सूखा रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि पशुपालक ध्यान नहीं दे पाते हैं, भीगे हुए जगह पर बैठते हुए रहते हैं, जिसके चलते या तो चमड़ा में गलन की समस्या पैदा होती है या वो बैठे भीगे हुए रहने की वजह से निमोनिया की समस्या पैदा होती है। और निमोनिया की वजह से आपने जैसे बात पूछ रहे थे कि गर्भ पेट से है, अगर बच्चा पल रहा है गर्भ में, तो उसमें आपका अगर निमोनिया हो गया तो उसमें निमोनिया से हो सकता है कि गर्भपात की भी समस्या नज़र आ जाए या हो जाए। अगर हम बरसात की बात करते हैं तो बरसात में एक प्रमुख जो है दुधारू पशु में देखा था चिमोकन की समस्या हो जाती है। कहीं ना कहीं आवास व्यवस्था ठीक नहीं रहता है, गाय गंदगी में बैठ जाती है, उससे काफ़ी सारे चिमोकन भी हो जाते हैं। तो उससे निजात पाने के लिए क्या करना चाहिए? जी जी जी, आपने सही कहा। चिमोकन के वजह से ना केवल पशुओं को कष्ट होता है बल्कि बहुत ज़्यादा टेंशन में, स्ट्रेस में, तनाव में रहते हैं, जिसके चलते उनका दूध का उत्पादन घट जाता है। और इसके साथ साथ ना केवल दूध का उत्पादन घटता है बल्कि ये आपका इंटरमीडिएट होस्ट के रूप में असर करते हैं, और जिसके चलते बेबेसिया, थैलेरिया या और भी बहुत प्रोटोजोअल जनित जो होता है बीमारी, उसके चलते ये आ जाते हैं। तो सही आपने पूछा कि जो हमारा बाह्य परजीवी है उससे बचाव करना है ताकि हमारा दूध का उत्पादन भी सही रहे, और जो हमारा इससे जनित जो रोग होते हैं प्रोटोजोअल, बेबेसिया, थैलेरिया, एनाप्लाज्मा, ये सब से भी हम पशुओं को बचा सकें। तो अभी आपने देखा बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल कैसे किया जाए। आशा करते हैं ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है सब्जियों में पौधशाला प्रबंधन। पौधशाला एक सुरक्षित स्थान होता है जहां नवजात पौधों को विकसित किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी कि सब्जियों में पौधशाला प्रबंधन का क्या महत्व है। आज हम आ पहुँचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बेंगाबाद गिरिडीह में, और हमारे साथ यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर आदर्श कुमार श्रीवास्तव जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि सब्जियों में पौधशाला का प्रबंधन किस तरीके से किया जाए। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। जोहार किसान भाइयों। अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो पूरा झारखंड सब्जी की खेती के लिए जाना जाता है। ऐसे में सब्जियों में पौधशाला का प्रबंधन किस तरीके से किया जाए ताकि जो किसान भाई हमारे सब्जी की खेती कर रहे हैं वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सके? किसान भाइयों, झारखंड में और गिरिडीह में सब्जी की खेती बहुतायत रूप से अब हो रही है। किसान अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। तो जो सब्जी उत्पादन की जो प्रथम प्रक्रिया है वो ये है कि हम किस तरीके से बिचड़ा तैयारी करें, उसका जो नर्सरी है उसके प्रबंधन किस तरीके से करें। इसके लिए है कि सबसे पहले हम जहाँ पर नर्सरी लगाना चाहते हैं वहाँ की ज़मीन को अच्छी तरीके से भुरभुरा कर लें। ज़मीन से कम 4 से 5 इंच ऊंचाई पे रखें, जिससे कि चूँकि बरसात हो रही है इसलिए उसमें पानी का जो जल जमाव ना हो। और जहाँ पर देखें कि अच्छा हम उचित प्रबंध कर सकते हैं, जैसे लोग टनल भी हो सकता है या फिर ऊंचाई वाली जगह पे कहीं अगर हम प्लास्टिक का मल्च लगा लें वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो जहाँ भी हम तैयारी करें सब्जी की पौधशाला की, वो ऊंचाई जगह हो और अच्छी तरीके से मिट्टी भुरभुरी हो, और इसके लिए हम उसमें गोबर की खाद या केचुआ की खाद की अच्छी मात्रा प्रयोग करें। साथ साथ है कि बीज डालने से पहले हम कोशिश करें कि पौधशाला को स्टरलाइज कर लें बवेस्टीन या किसी भी कार्बनडाजिम से, जिससे कि उसमें फंगस की कोई भी संभावना ना हो। ये तो आपने बताया कि खेत की तैयारी किस तरीके से करना है। खेत की तैयारी के बाद समय का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है खेती में। तो जो किसान सब्जियों की पौधशाला का प्रबंधन करना चाहते हैं तो किस मौसम में करे, किस ऋतु में करे, किस महीने में करे, उसकी अवधि क्या होगी? देखिए किसान भाइयों, पौधशाला में बीजों का और समय का बहुत ही महत्व है। इसके लिए है कि हम देख लें कि किस मौसम में कौन सी सब्जी हमारी बाज़ार में पहले पहुंचेगी। तो जैसे बैंगन है, टमाटर है, मिर्च है, अगर हम बरसाती बैंगन की जो कि अच्छी मतलब आय देता है जाके जब निकलता है अक्टूबर नवंबर में, तो इसके लिए हम बरसात में ही जुलाई के लास्ट में या अगस्त में हम उसका मतलब या जुलाई के फर्स्ट वीक में ही उसकी नर्सरी डाल देते हैं। या इस समय बैंगन है, मिर्च है, गोभी है, उन सब की तैयारी चल रही है। तो हम ये देख लें कि हमको उच्च मूल्य
किस समय ज़्यादा मिलेगा उस तरीके से हम मतलब सब्जी की फसल का चुनाव करें और उसी आधार पे हम खेत की तैयारी करें और नर्सरी भी हम उसी आधार पे अगर ज़रूरी हो सके, क्योंकि इस समय बरसात का सीज़न चल रहा है और बरसात ज़्यादा मतलब हो रही है, तो अगर पौधशाला में अगर हम लो टनल है या प्लास्टिक का के नीचे तैयार करें या किसी छाँव में तैयार करें तो हम मेरा मतलब जो पौधशाला है वो अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी और उसमें पौध जो है वो स्वस्थ होगा और अच्छा होगा। अगर बीजों की चयन की बात करते हैं, बाज़ार में काफ़ी सारे बीज हैं और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से बीज दिया जाता है, तो पौधशाला में पौधशाला प्रबंधन के लिए बीज का चयन कितना प्रमुख है? देखिए, अगर सब्जी में बीज का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बीज हमारा उच्च क्वालिटी मतलब उच्च गुणवत्ता का होगा तो उत्पादन भी हमारा अच्छा होगा। अगर हम बीज कहीं से भी ले लेंगे और उसका जो हम पौधशाला डालेंगे तो हमारा जो उत्पादन होगा वो अच्छा नहीं होगा। इसके लिए है कि जैसे कृषि विज्ञान केंद्र में से की सलाह पर बीज ले सकते हैं, या अगर रांची में हार प्लांडू है हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ से बीज ले सकते हैं, या जो बहुत सी प्राइवेट कंपनियां हैं उनका बीज अच्छा आता है। लेकिन बीज लेने से पहले ये हम देख लें कि उसमें अंकुरण क्षमता कितने प्रतिशत है और उसकी पैकिंग कब की है, साथ साथ बीज उपचारित है कि नहीं। ये तो आपने बीज के बारे में बताया कि वो उपचारित होना चाहिए, उसका फिर समय देखना बहुत ही ज़रूरी है जी। अगर हम प्रबंधन की बात करते हैं तो लगाने में रॉ से रॉ की दूरी कितनी होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए? किसान भाइयों, अब जब हम बीज का चुनाव कर लेते हैं तो जो सर्वप्रथम कार्य होता है वो पौधशाला में बीज का रोपण होता है, मतलब बीज कैसे डाला जाए। तो इसके लिए है कि हम जो नर्सरी बेड तैयार किए हैं उसमें 2-2 सेंटीमीटर पे या 3 सेंटीमीटर पे जैसा मतलब बीज हो तो हल्की सी 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर गहरी नाली बना लेते हैं और नाली बना के फिर उसमें हम बीज चुटकी से या दूर पे डाल देते हैं। इसके बाद उसको हम बराबर करके वर्मी कंपोस्ट से ढक देते हैं और जिससे कि हमारा मतलब बीज ज़मीन के अंदर रहे और चिड़िया वगैरह कुछ उसको नहीं खाएं। इसके बाद देखते हैं कि अगर बरसात ज़्यादा हो रही है तो उस पर हम प्लास्टिक का या किसी मल्च का या मल्चिंग कर देते हैं, जिससे कि हमारा मतलब अधिक बरसात होने पे और साथ साथ जल निकास की व्यवस्था कर देते हैं। 5-6 दिन के बाद हमारा प्रजाति के अनुसार निर्भर करता है कि बीज हमारा अंकुरित हो जाता है तो मल्च हटा देते हैं और इसके बाद हल्की सिंचाई करते हैं। देखभाल में ये रहता है कि देखें कि कोई खरपतवार तो नहीं है उसमें, या कोई पौधा बीमारी से या कीड़ा से ग्रस्त तो नहीं है। अगर हम देखें कि कोई पौधा हमारा बीमारी से ग्रस्त है या वहाँ उसमें खरपतवार ज़्यादा हो रहे हैं तो हम उसको हटा दें। इसके लिए यही है कि जो क्यारी है, जो हम पौधशाला है, वो ज़्यादा चौड़ाई की नहीं बनाते हैं, 1 से 1.5 मीटर की चौड़ाई मतलब से बनाते हैं और लंबाई हम कितनी भी रख सकते हैं, जिससे कि हम उसको आसानी से हम दोनों तरफ से उसके खरपतवार है या जो रोगग्रस्त पौधा है उसको हम निकाल सकें। साथ साथ समय समय पे हम उसकी सिंचाई करते रहते हैं और अगर देखें कि हमारा बहुत पोषक तत्वों की कमी है तो हम उचित मात्रा में 2% या 5% का यूरिया का छिड़काव भी कर सकते हैं। ये तो आपने बताया कि किस तरीके से उसका प्रबंधन करना है। समय के साथ साथ कृषि में तकनीक काफ़ी बदलते जा रही है। अब हमारे किसान भाई जो है पॉली हाउस का उपयोग कर रहे हैं। अब वैसे किसान जो पॉली हाउस में प्रबंधन करना चाहते हैं, पौधशाला निर्माण करना चाहते हैं, तो किन किन बातों का ध्यान दें, किस तरीके से करें? किसान भाइयों, अगर आप पॉली हाउस बना रहे हैं तो बीज की पौधशाला तैयार करने के लिए बहुत अच्छा है। वहाँ पर आप जो जर्मिनेशन ट्रे जिनको प्रो ट्रे कहते हैं उनको भी आप रख के पौधा तैयार कर सकते हैं। उसमें यह है कि कोकोपीट का मिक्सचर रहता है और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर रहता है, डाल के हम एक एक बीज लगा देते हैं और वहाँ पर हमारा जो पौधा है वो अच्छा कम समय में और स्वस्थ पौधा तैयार हो जाता है और हम समय से पूर्व भी उसको वहाँ पर तैयार कर सकते हैं।
तो किसान भाई, आपने देखा हमारे डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी है। निश्चित तौर पर इन जानकारियों का आप उपयोग करते हैं तो आपको पौधा निर्माण में काफ़ी लाभ पहुँचेगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, जोहार। जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों, जोहार। तो किसान भाई बहन, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।